तो एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम देखेंगे मीन लगन के लिए जो अभी अप्रैल का महीना आने वाला है, इस महीने को आप किस तरीके से अपने लिए प्लान कर सकते हो। आपका कैरियर के हिसाब से, आपकी अर्निंग्स या आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, या फिर आपकी मैरिज और बाकी आपके जो अन्य रिश्ते हैं, आपके परिवार से जो जुड़े हैं, या आपकी जो डेली लाइफ है उसको आप कैसे अच्छे से प्लान कर सकते हो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों के बारे में बात करेंगे। ये कुंडली जो आप अपनी देख पा रहे हैं, कुछ इसी तरीके का चार्ट आपका बनेगा अगर हम अप्रैल का गोचर अप्लाई करते हैं मीन लगन के चार्ट में। सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों पर बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है इनका किस प्रकार का प्रभाव आपको मिल सकता है। सबसे पहले अगर हम गोचर में देखें तो सूर्य की जहां तक बात है, सूर्य 14 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, इसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर मीन में रहेगा और मीन में ये वक्री होंगे। बुध मीन में वक्री रहेंगे और 6 अप्रैल से मार्गी होने वाले हैं। शुक्र का गोचर देखा जाए तो शुक्र मीन राशि में ही रहेंगे और 13 अप्रैल से ये भी मार्गी होने वाले हैं। मंगल का गोचर अगर देखेंगे तो मंगल 4 अप्रैल से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति अभी वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अब उनका गोचर मीन राशि में रहेगा। चंद्रमा हमें 1 अप्रैल को वृषभ राशि में देखने को मिलेंगे, साथ ही राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में अभी फिलहाल देखने को मिलेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां रहेंगी। इसके बाद देखेंगे प्रत्येक जो प्लेनेट है वो आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके बृहस्पति हैं और बृहस्पति आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं। बृहस्पति अभी फिलहाल अगर देखा जाएगा तो तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में होते हुए इस प्रकार का बृहस्पति आपको यात्राओं में काफी सहायता कर सकता है। आपका कोई भी पर्पज है, चाहे आपका कैरियर पर्पज है, आपका कोई अदर पर्पज है, या कोई रिलेटिव्स के यहाँ आपको जाना है, तो ये एक ट्रेवल को दिखाता है सडनली। इसके साथ ही जो स्टडीज वगैरह में बिजी हैं या जो अपना कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने में जो लोग बिजी हैं, उनके लिए भी बृहस्पति का गोचर काफी सपोर्टिव रहेगा। ऐसा बृहस्पति आपकी इमेजिनेशन को, आपकी सोचने समझने की क्षमता को और निर्णय लेने की क्षमता को काफी बढ़ाएगा। अब यहाँ बृहस्पति के होने से इनका जो रोल रहेगा वो आपके करियर में भी रहेगा, क्योंकि वो 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ कैरियर पर्पज से अगर आपको कोई सडन यात्रा करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। इवन लंबी दूरी की यात्रा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जातक को अब ज्यादा एक्टिव रहना जरूरी होगा। वैसे भी क्योंकि लगन में शनि आ चुके हैं, इसलिए अब आपको यहाँ जुपिटर पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और जुपिटर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की जरूरत है। गुरु यहाँ तीसरे घर में होने की वजह से निश्चित तौर पे आपको स्टडीज में काफी रुचि देंगे। तो जो जातक भी स्टडीज वगैरह में अभी हैं, उनके लिए बहुत बेहतर स्थिति ये होगी। साथ ही साथ आपकी इमेजिनेशन स्किल और आपकी कम्युनिकेशन स्किल वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बृहस्पति यहाँ आपके रिश्तों के साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ और आपके अन्य जो मामले हैं उनमें आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करेंगे। तीसरे घर का बृहस्पति है तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जो राइटिंग रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन रिलेटेड काम करते हैं, या सोशल मीडिया से जुड़े हैं। गुरु यहाँ है तो जातक को हालांकि हार्डवर्क करना पड़ेगा, काफी ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा होगी उसकी। और लगन से यहाँ शनि का दृष्टि भी है और लगन में शनि ऑलरेडी आ चुके हैं, इसलिए यहाँ आपको पूर्ण डेडिकेशन दिखाना होगा अपने काम के लिए। अगर हम इनकी दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करें तो गुरु का सबसे पहले दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगा। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगा तो यहाँ ऑलरेडी अभी केतु का गोचर है फिलहाल, इसलिए यहाँ आपको आपके रिश्ते को मैनेज करने में गुरु काफी सहायता करेंगे। आपके आपके जो प्रोफेशन है या इवन आपका जो बिजनेस वगैरह है उसके पर्पज के लिए आपकी कोई यात्रा हो सकती है जो लॉन्ग डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस हो सकती है। इसके साथ साथ आप अपने भाइयों का या अपने रिलेटिव्स का सपोर्ट ले सकते हैं अगर आप चाहें अपने बिजनेस में। तो गुरु की यहाँ दृष्टि होने से जातक का जो इमेज है, पब्लिक इमेज को बहुत ज्यादा अच्छा ऐसा गुरु बनाता है। साथ ही साथ जातक अपने बल पे जीवन में बहुत कुछ करने में सक्षम रह सकता है। जातक हालांकि अपने किसी भी इंडिविजुअली काम के लिए बहुत ज्यादा यात्राएं करेगा या वो बहुत ज्यादा बिजी रहेगा। तो यहाँ पे मेनली यही दिखता है कि आप खुद को लेके ज्यादा कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देंगे और खुद को लेके अपने जो इंडिविजुअल काम है उनमें ज्यादा से ज्यादा बिजी रहेंगे। इसके साथ ही ऐसा जो गुरु होगा आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा बैलेंस लाएगा, इवन आपकी मैरिड लाइफ में भी। तो जिन लोगों को मैरिज से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं या जिन लोगों को अभी फिलहाल ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जहां पर उनका जो स्थिति है अपने पार्टनर के साथ वो अच्छा नहीं है, पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है, या पार्टनर के साथ उनका जम नहीं रहा,
तो ऐसे लोगों के लिए गुरु का ये ट्रांजिट काफी सपोर्टिव होगा। इसके बाद इनकी दृष्टि रहेगी नवम भाव पे। नवम भाव पे ऐसा जो गुरु होगा आपको काफी आध्यात्मिक या धार्मिक बनाएगा, आपको लंबी दूरी की यात्राएं और इवन धार्मिक कार्यों में काफी सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा जो हायर एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं यात्रा करना चाहते हैं या जो इवन फॉरेन जाना चाहते हैं। यहाँ गुरु का दृष्टि होने से जातक को अपने पिता से अच्छी मदद मिल सकती है। साथ ही जातक को अपने गुरुजनों के साथ भी काफी अच्छा बिहेवियर देखने को मिल सकता है। गुरु की ये दृष्टि मेनली आपको लंबी दूरी की यात्राएं या इवन जो अदर स्टेट से जुड़ी यात्राएं हैं उनमें आपको काफी सपोर्ट करेगी। साथ ही साथ जातक धार्मिक कार्यों में भी उतना ही एक्टिव रह पाएगा। यहाँ से फिर इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें भाव पे। जिन लोगों का भी पैसा अटका हुआ है उन लोगों का पैसा आएगा। साथ ही कुछ नए इनकम के आपको आइडियाज मिलेंगे, कुछ नए साधन मिलेंगे इनकम के। यहाँ इनकी दृष्टि होने से मेनली आप अपने नेटवर्क का फायदा उठा सकेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से आप जुड़ सकेंगे। तो नेटवर्क विस्तार के लिए या फिर किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए ऐसा जो गुरु है आपका काफी साथ देगा। फिर हम देखते हैं मंगल को। मंगल यहाँ आपके सेकंड लॉर्ड हैं और सेकंड लॉर्ड होने के साथ साथ वो आपके 9th लॉर्ड भी हैं। अब मंगल की जो स्थिति बन रही है, मंगल आपके 5th हाउस में रहेंगे और ये फिलहाल कर्क राशि में नीच की स्थिति में रहेंगे इस मंथ में। तो मंगल का अगर गोचर देखा जाएगा तो 4 अप्रैल से ये आ रहे हैं कर्क में। 4 अप्रैल से कर्क में आ रहे हैं तो लगभग ये पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा। अगर आपका कोई भी लव अफेयर है, किसी से कोई फ्रेंडशिप है, तो उसके टूटने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपके बीच में जो एक दूसरे के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है वो काफी ज्यादा होने की संभावना है। साथ ही साथ इस समय आपको संतान से परेशानी आ सकती है, संतान के साथ जुड़े हुए रिश्तों से भी, या अदर कोई भी ऐसा पर्पज है जहां पर आप सडनली कोई फैसला लेना चाहते हैं या क्विकली आपको कोई ना कोई ऐसा फैसला लेना है अपनी लाइफ में, उन मामलों को लेकर यहाँ आपको काफी सावधानी बरतनी होगी और आप अपने आप को काफी ज्यादा स्टेबल होते हुए देखेंगे यहाँ। लेकिन आपका जो माइंड होगा वो थोड़ा सा क्रूर टाइप का होगा, थोड़ा सा आप जल्दी कहीं ना कहीं रिएक्ट करेंगे किसी भी बात पर, तो अपने आप को यहाँ रोकना जरूरी होगा। पंचम भाव आपके कहीं ना कहीं इमोशंस से भी जुड़ा है, तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना जरूरी होगा। और इस हाउस के लॉर्ड चंद्रमा है वैसे भी, तो चंद्रमा के होने के केस में आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो भी काम होगा उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ मंगल प्रेरित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी बरतें। मंगल यहाँ 9th लॉर्ड है और सेकंड लॉर्ड है, तो जातक लॉटरी सट्टा वगैरह में भी पड़ सकता है या वो कुछ गलत तरीके से पैसा अर्जित करने के लिए देखेगा। मंगल यहाँ पे फिर अगर दृष्टि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो आपके चार्ट में यहाँ 8वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। 8वें भाव पे दृष्टि डालने तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रॉब्लम्स ला सकता है सडनली। साथ ही साथ मंगल सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने के केस में यहाँ हो सकता है कि जातक का अपनी फैमिली के साथ किसी न किसी प्रकार का विवाद हो, झगड़ा हो, और जातक को कुछ अपेक्षाएं जो अपने फैमिली से है वो अपेक्षाएं उसकी पूरी ना हो। मंगल आपके चार्ट में नवम घर के स्वामी, नवम घर के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बनती है कि जातक अपने संतान के पर्पज से या अपनी एजुकेशन के पर्पज से कोई ना कोई लंबी दूरी की यात्रा करेगा। मंगल का दृष्टि फिर आपके 11वें भाव पे, 11वें भाव पे ये दृष्टि बहुत अहम है, क्योंकि इस प्रकार का जो मंगल रहेगा वो आपके नेटवर्क से कुछ फायदा उठाने के लिए आपको प्रेरित, आप काफी ज्यादा एग्रेसिवली डिसीजन लेने के लिए देखेंगे। तो यहाँ आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा और कोई भी ऐसा फैसला लेने से बचना होगा जो आपके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अगर मंगल की जो नेक्स्ट जो दृष्टि है उसकी अगर बात की जाए तो मंगल यहाँ 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे। 12th हाउस के लॉर्ड अभी लगन में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ जिन जातकों को भी अपने स्टडी पर्पज से विदेश यात्रा करनी है या इवन कोई और यात्रा ऐसी करनी है जो 12th हाउस से जुड़ी है या फॉरेन सेटलमेंट के लिए देखना है, स्पेशली आपके संतान के पर्पज से या आपकी खुद की एजुकेशन के पर्पज से, उनके लिए मंगल काफी अच्छा रहेगा। लेकिन आप कितना सोच समझकर कितना अच्छे से डिसीजन लेते हैं ये काफी मैटर करेगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं शुक्र के गोचर को। शुक्र यहाँ मीन राशि में रहने वाले हैं और 13 अप्रैल से ये मार्गी हो रहे हैं। मार्गी हो रहे हैं तो ये विवाह के लिए अच्छा चांस रहेगा आपके लिए। वैसे भी गुरु अभी 3rd हाउस में ही है, तो जिन लोगों का भी विवाह में कुछ इश्यूज आ रहे हैं उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत अहम होगा। साथ ही क्योंकि अब गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन योग भी बन रहा है गोचर में, ये आपको क्रिएटिविटी में मेनली फायदा दे सकता है, क्रिएटिविटी और अदर जो भी शुक्र से रिलेटेड स्किल है उनमें भी। तो ऐसा जो जातक होगा वास्तव में अपनी काबिलियत के हिसाब से काम कर पाएगा। शुक्र का दृष्टि आपके यहाँ 7th भाव पे पड़ेगा, 7th भाव पे पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है, आपके पार्टनर के साथ आपके बिहेवियर के लिए अच्छा है। वैसे भी ऑलरेडी केतु 7th हाउस में है अभी भी, लेकिन शुक्र आपको कुछ यहाँ हेल्प कर सकते हैं। और शुक्र क्योंकि अब मार्गी होने जा रहे हैं, मार्गी होने जा रहे हैं तो अब इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। साथ ही साथ
ये आपके रिश्ते को भी काफी ज्यादा बैलेंस में लाएंगे। इधर से यहाँ गुरु का दृष्टि भी सप्तम भाव पे पड़ रहा है, तो ये मैरिड लाइफ के लिए काफी अच्छा साबित होगा। शुक्र यहाँ पे एर्थ लॉर्ड है। एर्थ लॉर्ड होने के केस में देखिए, जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया या एर्थ हाउस के थ्रू जो भी गेन आपने प्राप्त किया, वो कहीं ना कहीं अब आप होल्ड कर सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ शुक्र आपको कहीं ना कहीं, अगर शुक्र से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हो तो उस मामले में बहुत बेहतर रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो बुध का गोचर देखते हैं। बुध आपके फोर्थ लॉर्ड और आपके सेवंथ लॉर्ड है। बुध का गोचर अगर देखा जाएगा तो ये मीन राशि में अभी फिलहाल वक्री चल रहे हैं और 6 अप्रैल से मार्गी होने वाले हैं। तो इनकी स्थिति भी कहीं ना कहीं वैसी ही है जैसे कि शुक्र की स्थिति है। हालांकि यहाँ बुध नीच की स्थिति में अवश्य है, लेकिन यहाँ पे बुध के नीच के होने की वजह से आपको उतना ज्यादा नुकसान भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये अपने मित्र के साथ बैठे हैं और यहाँ सूर्य भी साथ है। बट यहाँ सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कतें रहेगी वो राहु की वजह से रहेगी फिलहाल। तो बुध का यहाँ होना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा कभी कभी डिसीजन लेने के लिए। और वैसे भी फिफ्थ हाउस में मंगल है तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है काफी फास्ट होगी। लेकिन इस प्रकार का जो बुध है वो कैलकुलेशन वगैरह के लिए या किसी भी विषय को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी परिस्थिति को अंडरस्टैंड करने के लिए अच्छा होगा। साथ ही बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपको ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बुध है तो जातक थोड़ा कम्युनिकेटिव ज्यादा होगा, दूसरों के साथ अपनी जो वार्तालाप है उसको काफी तेजी से आगे बढ़ाएगा। साथ ही साथ यहाँ फोर्थ हाउस से रिलेटेड और सेवंथ हाउस से रिलेटेड डिसीजन लेने में कुछ हद तक आपको हेल्प मिल सकती है। इसके बाद देखिए जो बुध है वो क्योंकि अब मार्गी हो जाएंगे, मार्गी होने से जिन लोगों को भी बिजनेस में ब्रेक लगा है, जिन लोगों के भी प्रोफेशन वाइज कुछ प्रगति नहीं हो रही या जिनका बिजनेस बहुत अच्छे से नहीं चल रहा, उन लोगों को काफी यहाँ सहायता मिल सकती है बुध से। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ चंद्रमा को। चंद्रमा आपके फिफ्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड होने के साथ साथ इनका अगर गोचर देखा जाएगा तो ये वृषभ राशि में नजर आएंगे आपको 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को इनकी ये स्थिति होगी और लग्नेश के साथ ही होगी। इस समय आप कोई अपने संतान के पर्पज से, अपनी खुद की एजुकेशन के पर्पज से कोई ना कोई यात्रा करेंगे सडनली। इसके साथ साथ आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। चंद्रमा का यहाँ होना दिखाता है कि जब तक अपनी खुद की एबिलिटीज पे, अपने खुद के कम्युनिकेशन पे ज्यादा ध्यान देगा, फिर चंद्रमा की स्थिति बनेगी आपके फोर्थ हाउस में। लगभग ये स्थिति आपको 3 या 4 तारीख के आसपास देखने को मिलेगी। इस समय चंद्रमा आपको काफी हेल्प करेंगे क्योंकि वो आपके फिफ्थ लॉर्ड है और घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। साथ ही आपका कोई ऐसा बड़ा निर्णय जो आपको परिवार को लेकर लेना है, उस मामले में भी चंद्रमा का आपको सपोर्ट रहेगा। चंद्रमा फिर प्रवेश कर रहे हैं लगभग 5 या 6 तारीख के आसपास आपके फिफ्थ हाउस में। यहाँ ये मंगल के साथ रहेंगे। मंगल के साथ होने से आपसे कोई ना कोई गलत डिसीजन होगा, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे। इस एग्रेशन की वजह से आपको काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं, तो यहाँ आपको अपने आप को मानसिक तौर पे काफी कंट्रोल करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर देखें तो फिर मंगल का यहाँ से, हालांकि जो गोचर है अब वो तो अभी फिफ्थ में ही है, बट चंद्रमा यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे और चंद्रमा आ जाएंगे आपके सिक्स्थ हाउस में। चंद्रमा के सिक्स्थ हाउस में आने से ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। आपका जो रूटीन वर्क है उसको आप अच्छे से मैनेज कर सकेंगे, आपका जो डेली लाइफ है उसमें बेहतर होगा। लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रेस या थोड़ी सी एंजाइटी क्रिएट कर सकता है क्योंकि लगन में ऑलरेडी काफी सारे ग्रह आपके इस मंथ में रहने वाले, इसलिए यहाँ आपके रूटीन वर्क को संभालना थोड़ा इजी नहीं रहेगा कभी कभी। तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस में ना पड़ के एक बहुत ही एक ठंडे दिमाग से आपको सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ आपके बॉस के साथ, आपके कलीग्स के साथ किस तरीके से आप अपने रिश्ते को मेंटेन कर सकते हैं, ये आपको देखना होगा। यहाँ चंद्रमा के आने से कुछ आपके बहुत बड़े कुछ खर्चे और स्वास्थ्य पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सूर्य की स्थिति को देखते हैं। सूर्य आपके सिक्स्थ लॉर्ड है। सिक्स्थ लॉर्ड होके सूर्य अभी लगन में ही गोचर कर रहे हैं। लगन में गोचर कर रहे हैं और ये 14 अप्रैल तक मीन में है, तो हमने इनको मीन में ही दिखाया है। 14 अप्रैल तक ही इनकी ये स्थिति बनेगी। ऐसा सूर्य आपको यहाँ काफी ज्यादा एग्रेशन देगा, तो आप रूटीन वर्क को बहुत अच्छे से मैनेज करने में यहाँ सूर्य की स्थिति का फायदा ले सकते हैं। हालांकि राहु और शनि के साथ सूर्य रहेंगे तो ये आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं उनके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। जातक अगर किसी बहुत बड़े पद पे हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है, राजनीति में हो तो बहुत अच्छा है, और जातक में हालांकि डेडिकेशन बहुत ज्यादा होगा। कभी कभी जातक में धैर्य की बहुत कमी होगी, तो ये सब आपको मैनेज करना होगा। उसके बाद सूर्य प्रवेश करेंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे तो जातक पूर्ण रूप से अपनी फैमिली पर हावी होता हुआ नजर आएगा। अब आपका जो रूटीन वर्क है और जो डेली लाइफ है वो आपके अर्निंग्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सूर्य के यहाँ होते हुए आपको इवन कोई विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है क्योंकि जो 12th लॉर्ड है वो ऑलरेडी लगन में ही गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य की यहाँ स्थिति हम ये बोल सकते हैं कि जो भी जातक फॉरेन सेटल्ड है ऑलरेडी या जो फॉरेन अभी जाना चाहते हैं आने वाले समय में, उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा।
साथ ही यहाँ सूर्य के आने से कहीं न कहीं सेकंड हाउस में जो सूर्य की स्थिति बनेगी, आपकी वाणी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा। फैमिली के साथ रिलेशंस को लेकर भी थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी होगी। सूर्य का दृष्टि पड़ेगा आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे दृष्टि पड़ेगा तो 8वें भाव से किसी न किसी प्रकार का गेन ये आपको दे सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे फिर बात करेंगे शनि के बारे में। शनि के बारे में अगर देखेंगे तो शनि आपके 11th लॉर्ड और 12th लॉर्ड हैं, लगन में ही आए हैं अब। और ये आपका अगर लगन के अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाएगा तो ये सेकंड फेज है साढ़े साथी का। साढ़े साथी का जो सेकंड फेज है ये आपके लिए मोस्टली स्टेबल रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेनली शनि ये दिखाते हैं कि जो भी लोग विदेश में सेटल्ड है उन लोगों को बहुत फायदा है। साथ ही आपको यहाँ स्वास्थ्य को ज़्यादा यहाँ पे देखना चाहिए और स्वास्थ्य के साथ-साथ आप अपने इनकम सोर्सेज पे भी ज़्यादा ध्यान दें। तो लगन का शनि है, लगन का शनि बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाएगा आपके अंदर और वो 11th हाउस के लॉर्ड है। 11th हाउस के लॉर्ड होने की वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको अपनी अर्निंग्स के लिए। साथ ही साथ 12th लॉर्ड होने के केस में जब तक अगर फॉरेन सेटल होना चाहे अब आने वाले समय में कभी भी, तो जब तक फॉरेन के लिए ट्राई कर सकता है, इवन पूर्ण रूप से सेटलमेंट के लिए भी। तो ऐसे जो लोग जो विदेश में रह रहे हैं, जिनका मेन लगन है और उनका विदेश में अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है, उन लोगों को ये काफ़ी राहत दे सकता है इस प्रकार का शनि। साथ ही साथ आप में बहुत ज़्यादा धैर्य, डेडिकेशन या बहुत ज़्यादा अनुशासन ऐसा शनि लाएगा और इसकी वजह से आप अपने कार्यों को तो अच्छे से मैनेज कर ही सकेंगे, इवन आपकी रूटीन वर्क को भी। इस प्रकार का शनि है तो फिर वो दृष्टि डालेंगे 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे दृष्टि डालें तो आपकी मेहनत को बढ़ा देंगे और क्योंकि अभी आपके लग्नेश 3rd में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, आपका जो डिसिप्लिन है, जो डेडिकेशन है किसी भी काम में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी, सप्तम भाव पे ये दृष्टि आपके रिश्तों के लिए उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मैरिज लाइफ का जो पार्टनर है, उसके प्रति आपका डेडिकेशन होगा और आप उनके प्रति काफ़ी समर्पित रहेंगे। शनि का दृष्टि आपके 10th हाउस पे रहेगा। 10th हाउस पे रहेगा तो ये करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हैं या आगे चलकर फॉरेन में जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप करियर के लिए भी जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे, उनके लिए भी शनि का बहुत अहम रोल होगा। तो मुख्य तौर पे अब शनि आप में एक अच्छा डेडिकेशन लाएँगे, एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वाली स्थिति आपके जीवन में बनाएँगे, जिसका आप अपने करियर में और अन्य मामलों में फ़ायदा ले सकते हैं। इसके साथ-साथ अब हम देखेंगे यहाँ पर आगे बढ़कर कि आपको कौन-कौन से अच्छे दिन इस अप्रैल के महीने में आने वाले हैं और कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जो आपको थोड़ा परेशान करने वाले हैं। यहाँ हम राहु और केतु के लिए कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में अगर मीन लगन वालों के लिए देखा जाएगा, तो 6 से 11 तारीख तक और 22 से 24 तारीख तक, ये दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाले हैं। आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लग रहे हैं, उन कार्यों को आप इन दिनों में प्लान कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कौन-कौन से जो कुछ खराब दिन हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। चंद्रमा जब लियो में गोचर करेंगे तो 12 से 14 तक ये स्थिति बनेगी। 12 से 14 तक आपको अपना रूटीन सँभालना बहुत मुश्किल होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ आपका विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, अनबन हो सकती है। 12 से 14 तक आप फाइनेंशियली अगर कोई भी डिसीजन लें तो बहुत ज़्यादा अवेयर होने की आवश्यकता है। इवन लोन भी अगर आप लेने जा रहे हैं कहीं से, तो लोन को भी अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा और आपका कार्यस्थल पर कहीं न कहीं स्ट्रेस थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा, तो 17 से 19 तक ये सडनली आपकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाएगा। आपको एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस की वजह से कुछ गलत डिसीजन लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। चंद्रमा का तुला में गोचर रहेगा तो यहाँ जातक को हालाँकि मेंटली कुछ इश्यूज़ ज़रूर रहेंगे, लेकिन जातक बहुत ही डीपली कुछ सोच पाएगा। साथ ही वो अगर किसी भी अपने रिश्ते को लेकर परेशान है, तो उसको कोई न कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा, लेकिन मन में थोड़ा-सा भय अवश्य देगा इस प्रकार का चंद्रमा। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12th हाउस में रहेगा, 27 और 28 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको विशेष तौर पे सावधानी रखनी होगी अपने स्वास्थ्य को लेके और अपने करियर और अपनी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज के मामले में। 27 और 28 को या तो आपसे कोई बहुत बड़ा खर्चा होगा या आपकी कोई बहुत बड़ी ट्रेवल होगी। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ये कुछ आपको परेशानी भरे दिन रहेंगे इस मंथ में। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।